संबोधन में बतलाया कि मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उसे परिष्कृत की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। धन्यवाद एक बार पुनः आपको। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, कार्यक्रम को बढ़ाता हूं। भारतीय युवा प्राचीन काल से ही विश्व के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वे संदेशवाहक के रूप में हमेशा काम करते आ रहे हैं। भारत अध्यात्म की मातृभूमि है, जिससे अनेकों सपूतों ने जन्म लेकर भारत माता का झंडा विश्व के अनेक देशों में फहराया है। उस समय के युवा साथी स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य चाणक्य, सुभाष चंद्र बोस, भगवान बुद्ध जैसे अनेक महारथियों ने सभी क्षेत्रों में, अध्यात्म से लेकर तो विज्ञान तक, जिसमें जगदीश चंद्र बसु का भी नाम शामिल है, ऐसे अनेक साथियों ने भारत माता का परचम विश्व के अनेक देशों में फहराया है। भारत युवाओं का देश है। वैश्विक परिदृश्य में पटल पर अपने सबसे युवा राष्ट्र का खिताब हासिल करने के बाद व्यावसायिक पटल पर, बिजनेस के क्षेत्र में भी हमारे युवा काफी आगे बढ़ चुके हैं। चाहे वो क्षेत्र फाइनेंस का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, प्रोडक्शन का हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो। कई एग्जांपल ऐसे हमारे सामने हैं, जैसे सुंदर पिचई जी, जो अभी सीईओ के सर्वे सर्वा है, गूगल के सर्वे सर्वा है, सीईओ है। सत्या नाडेला जी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। महिलाओं ने इस क्षेत्र में भी कम उन्नति नहीं की है। चंदा कोचर, जो आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व चेयरमैन भी रह चुकी है। इंदिरा नूई, ये पेप्सिको कंपनी की है, चेयरमैन रह चुकी है। ऐसे अनेक भारतीयों ने अलग अलग फील्ड्स में अपने काम किए हैं। अमेरिका से प्रकाशित होने वाली फोर्स पत्रिका, जो कि प्रख्यात पत्रिका है, उसमें नाम होना किसी भी पर्सन के लिए बहुत गौरव की बात है। उस पत्रिका ने हमारे 30 वर्ष से कम के करीब करीब 10-12 बच्चों का नाम शामिल किया है, और ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। सबसे पहले जो नाम है उसमें रितेश अग्रवाल जी का है, जो कि 27-22 वर्ष के हैं। उनने ओयो रूम्स के फाउंडर के हैं, और वो सीईओ के रूप में अभी कार्यरत है। साथ ही 28 वर्षीय गगन तिवारी, ये ग्रे क्राफ्ट पार्टनर्स में सीनियर एसोसिएट के रूप में काम कर रहे हैं, और नीरज बेरी के साथ इनका स्प्रिंग नाम का मोबाइल ऐप इन्हें चालू किया है, और इसे फोर्स पत्रिका ने सम्मानित किया है। साथ ही ऐसे अनेक नाम है, जिसमें लिली सिंह 27 वर्षीय, 25 वर्षीय करिश्मा सिंह, दिव्या नेतिमी, नीला दास, अमिल मुखर्जी, अनीशा सिंह। इन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में अपनी प्रतिभा का उजागर किया है। मैं इसमें एक संप्रीति भट्टाचार्य, जो 29 वर्ष की है, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि वो अभी सीईओ हाइड्रोसोन कंपनी में है, और उसने अंडर वाटर ड्रोन बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। इसके अलावा दो ऐसे और बहुत से हैं, उसमें जो प्रमुख है उनके नाम बताना चाहूंगा मैं। एक संजय कुमारन 15 वर्ष के भारतीय, और श्रवण कुमारन 17 वर्ष के। ये दोनों भाई है, और ये गो डायमेंशन ऐप के फाउंडर है। इन्होंने एप्लीकेशन प्रोग्राम में सबसे कम के उम्र के बच्चे हैं ये, जिन्हें एप्लीकेशन प्रोग्राम, मोबाइल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग किया है। लाइक दैट श्रीकांत बोल्ला जी, ये फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट्स है। इनने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टडी किया है, और वो अपने भारत, अपने स्वदेश लौटकर उनने एक बोलेंड इंडस्ट्री करके अपना एक खुद का एस्टेब्लिशमेंट तैयार किया है। तो इस तरह से यदि संक्षेप में यह कहा जाए, तो भारत के युवाओं ने अपनी प्रतिभा
और अपने टैलेंट, अपनी मेहनत के आधार पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय युवाओं की सोच बहुआयामी है, उसका कोई तोड़ नहीं है। और इसी कारण भारत के जितने भी, विश्व के जितने भी बहुप्रतिष्ठित संस्थान हैं, वो उनसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं और उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। हमारे आज के जो वक्ता है माई सर, इनका भी देश विदेश के में जो प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठित, उनसे काफी संपर्क रहा है, उनका काफी अनुभव भी रहा है। उनके अनुभव को देखकर और उनसे हमने अपेक्षा रखते हुए आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ वो उपस्थित है। और मैं इसके पश्चात डॉक्टर माई साहब से ही निवेदन करूंगा कि वे अपना मार्गदर्शन संबोधित करें। पर उसके पहले मैं माई साहब के परिचय के लिए हमारे युवा वैज्ञानिक श्री शर्मा जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वे यहाँ संक्षिप्त में उनका यहाँ आकर संक्षिप्त में उनका परिचय करें। शर्मा जी प्लीज। बहुत ही संक्षिप्त। जी जी, बहुत संक्षिप्त। जय गुरुदेव। आप सभी इस ई कार्यशाला से जुड़े सभी व्यक्तियों को, महानुभावों को मेरा प्रणाम। चूंकि बीसन साहब ने कहा और बहुत ही संक्षिप्त, लेकिन आज जिस पर्सनैलिटी की मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, उनको शब्दों में लपेटना या समेटना बहुत ही मेरे लिए मुश्किल था। बट फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनकी सभी जो भी जितने भी गुण हैं उनके, और उन सबको आपको बता सकूं और कम समय में आपको बता सकूं। जिनका परिचय मैं आपको देने जा रहा हूं, उनके व्यक्तित्व को स्वर और व्यंजन की सीमा में बांधना मेरे लिए आज की डेट में सीमित नहीं है। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर चारुदत्त दिगंबराव मई सर। आपका जन्म 15 जुलाई 1946 को महाराष्ट्र के बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मेकर महाराष्ट्र से हुई थी। आपने बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर आपने अकोला से की, एमएससी एग्रीकल्चर आपने नागपुर से की, पीएचडी आपने आईएआरआई दिल्ली से पूर्ण की। उसके बाद आपने पोस्ट डॉक्टरल यूनिवर्सिटी ऑफ हर्निया जर्मनी से पूर्ण की थी। इसके अलावा वर्तमान में आप चेयरमैन एग्री फाइनेंस कॉर्पोरेशन मुंबई, एक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर अफ्रीकन बायोसेफ्टी नेटवर्क बुर्किन फासो, इंटरनेशनल सर्विसेज फॉर एक्विजिशन एग्री बायोटेक यूएसए वहां पर सेवा दे चुके हैं। आप बोर्ड मेंबर हैं डॉक्टर पीडी के अकोला, SKAUST श्रीनगर JNK एंड गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली। आप मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, NARP औरंगाबाद, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर, इन सभी प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रोफेसर, हेड, एसोसिएट डीन, एसोसिएट डायरेक्टर और डायरेक्टर के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। आपके खाते में बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जिनको गिनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट उनमें से कुछ मैं आपको गिनाना चाहता हूं। प्रोफेसर MJ नरसिम्हा एकेडमी अवार्ड 1974, VP गोखले अवार्ड 1998, वसंतराव नाइक कृषि अवार्ड 2002, आउटस्टैंडिंग टीम रिसर्च अवार्ड 2003, डॉक्टर B विश्वनाथ अवार्ड 2005, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2008, 11, 12, 15, पता नहीं ये आगे कहां रुकेंगे जाके, लेखीराम मेमोरियल अवार्ड 2009, सास्य सुरक्षा महाजनी अवार्ड 2012, honored with the 2 civilian awards especially for Nagpur for social, cultural and scientific activities in the city of Nagpur, Global Nagpur and Sarthi Awards, Sethi Sanman Puraskar by ABP Maja, Dr. AP Mishra Lifetime Achievement Award, Padma Bhushan Dr. Karmveer Bhaurao Patil National Award 2017। ऐसे बहुत से और अवार्ड्स हैं जिनकी की फहरिस्त मेरे पास है, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए मैं सबका नाम शायद नहीं ले पाऊंगा। मैं इसके लिए सर से क्षमा मांगना चाहूंगा। सर इंडियन सोसाइटी ऑफ कॉटन इंप्रूवमेंट के प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंट इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के भी मेंबर रह चुके हैं और अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर के रिसर्च एरियाज जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्रीकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एपिडेमोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कॉटन इंप्रूवमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी फील्ड्स के अंदर सर ने अपने रिसर्च के काम किए हैं।
अभी ये पेज थोड़ा सा कम था, बट जितना मैं सर को समझ पाया और आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाया, मैंने कोशिश करी, बट लेकिन सर की जो काबिलियत है वो इनसे बहुत ज्यादा है, और शायद हम जब उनको सुनेंगे तो हम शायद इस चीज को महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद। एक चीज सर और मैं बोलना चाहूंगा सर, बस सॉरी थोड़ा सा मैं ले रहा हूं मैं, लेकिन कुछ वर्ड्स एक्चुअली सर के लिए मैं लिख के लाया था। खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। कुछ ऐसे ही शख्सियत है हमारे आज के चीफ गेस्ट। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। तो हमारे सर कुछ ऐसे ही हैं, इनको इनके कदरदान हर जगह मिलते हैं। धन्यवाद शर्मा जी, आपने संक्षिप्त में सर का परिचय दिया। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय माई सर से मैं निवेदन करता हूं कि वे कृपया आज हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय माई सर। आज गायत्री परिवार में आने से प्रथम तो मैं गायत्री मंत्र गिनना चाहूंगा। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सत् पितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे पूजनीय आदरणीय गायत्री तीर्थ शांति कुंज के प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के माननीय आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने आज जो उद्बोधन किया है, मुझे लगता है कि उसके बाद में युवाओं के लिए मैं कुछ कहूं तो ये कुछ संयुक्तिक होगा नहीं। फिर भी आपने मुझे आदेश दिया है, और ये आदेश मुझे लगता है कि पंड्या जी से मैं ले रहा हूं कि आज युवाओं के बारे में मैं कुछ शब्द मेरे या विचार मैं आपके सामने रखूं। तो प्रथम मैं हमारे आदरणीय पंड्या जी को नमस्ते करता हूं। और आज हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर नानवटी, श्री रवि वानखेड़े जी, सक्सेना जी, वर्णेकर जी, राजेंद्र दिवे जी, गुप्ता जी, शर्मा जी, हमारे बिड़वाई साहब ने मुझे बहुत आकृष्ट किया कि आप जरूर इसमें आए। मैं उनका भी बहुत आभारी हूं कि आज मुझे ये गायत्री परिवार में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला। मित्रों, आज उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। मैं तो एक संक्षिप्त में मुझे जो समझ आया वो यही कहना चाहते थे कि युवाओं के कि लेट अस ट्रांसफॉर्म सेल्फ। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। आप रिफॉर्म आवरसेल्व्स। हम बाद में सोचे कि हमारी दुनिया कैसे होगी, हम दुनिया को कैसे बदल सकेंगे। तो पहले जो है वो घर से अपने से स्टार्ट करना पड़ता है। मेरे ख्याल से उनका जो आज का जो उद्बोधन है उसका सार तो मुझे यही लग रहा है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके बीच इस महामारी के समय में, जहां सारे उद्योग बंद पड़े हैं, परिवहन बंद पड़ा है, सारे चीजें बंद पड़ी है, उसमें मैं आपके बीच आ सका। और आज इस न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पहले सेमिनार में लोग सामने बैठते थे, आजकल वेबिनार में लोग पीछे बैठते हैं। तो इसमें मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपने अभी जैसे मेरा ये सुना कि मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूं, इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी मेरी बातें कही है। अब तो वो सब मैं सोचता हूं कि मैं भूल गया हूं। आज मैं जो हूं एक सामान्य, हमारा जो फार्मर है, विदर्भ का जो फार्मर है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरा नॉलेज क्या उसको दे सकता हूं, उसके लिए मेरी चिंता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो नॉलेज मैंने गेन किया है उसको मैं शार्पन करने के लिए मैं जो कुछ आज कर रहा हूं, जैसे कहा जाता है कि सूरसती के भंडारण में अजब सी एक बात है, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। आपका नॉलेज जब तक आप दूसरों को देंगे नहीं,
तब तक उसको आप चमक नहीं ला सकते। उस हिसाब से मैं सोचा कि मेरे जो कुछ आज मैंने कृषि में किया है, ये हमारे युवाओं को, पर्टिकुलरली जो हमारे खेती के युवाओं को, उनको मैं आकृष्ट करना चाहूंगा। आपने एक देखा होगा कि महामारी के समय में नागपुर में आपको कभी दिक्कत नहीं आई, अनाज की दिक्कत नहीं आई, फल की दिक्कत नहीं आई, सब्जियों की दिक्कत नहीं आई। सभी उद्योग जब बंद पड़े हैं, फिर भी ये उद्योग जो है हमारा खेती का, ये चल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यही हमारा, जो हमने कहा कि हमारा जो भारतवर्ष की नींव है, ये हमारी खेती है। और इसके लिए आज हमें हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा उद्युक्त करना जरूरी होता है। आज भारत देश हमें पता है, हमारे जो आदरणीय पंतप्रधान के आते ही आपने देखा होगा कि एक दुनिया में ऐसी लहर हो गई है कि भाई आप, हमारा देश जो है आर्थिक रूप से उभरता हुआ देश माना जाता है। हमें ऑलवेज पहले बोलते थे कि ये डेवलपिंग वर्ल्ड है, अब तो डेवलपिंग की हमारी बात नहीं हुई, हम तो अब डेवलपिंग के आगे जा रहे हैं। और आर्थिक विकास में हमारी जो कड़ी है वो अभी काफी ऊपर है। यहां पर हमने सोचा कि अब हमारी जनता जनार्दन 130 करोड़ 135 करोड़ तक है, लेकिन उसमें 28% जनता जो है वो है हमारी युवा, यानी 38 करोड़ लोग जो है आज हमारे युवा है। अब आप वर्ल्ड डेफिनेशन देखेंगे युवा की तो बड़ी ताजुब की बात है। 15 से 24 साल तक जो कहते हैं उसको युवा कहते हैं। आप दुनिया की जनसंख्या लेंगे तो सोचते हैं कि 2050 तक ये जनसंख्या 900 करोड़ तक हो जाएगी, 9 अरब 9 बिलियन होने की संभावना है। और वो कह रहे हैं कि उस दुनिया में 14% लोग ये जो है ये युवा रहेंगे, यानी युवा कौन से, 15 से 24 साल तक। लेकिन हमारे लिए युवा क्यों कौन है? हमारे लिए युवा तो आज जो पैदा हुआ उससे हम 24 साल तक क्या 36 साल तक हम युवा मानते हैं। और उनकी जनसंख्या आज आप देखेंगे 2050 में वो करीब 50% युवा संख्या हमारे देश में होने वाली है। इसलिए सभी लोग कहते हैं दुनिया में कि हमारा जो भारत का देश है, ये भारत देश युवाओं का देश है, युवाओं का देश है। अब ये युवाओं का देश होने के नाते हमारी अर्थव्यवस्था में हमारी जो निर्भरता है, उसमें हमारा जो योगदान है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। हमारी जनसंख्या का, मैंने जैसे कहा कि ऑलमोस्ट 65% लोग, आप कभी युवा को 36 साल तक ले जाएंगे, इफ उम्र की हिसाब से 36 ईयर ले जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 68% जो है जनता, ये हमारी युवा है। और यही जनता आज आप देखेंगे तो विलेजेस में रहने वाले लोग जो है वो 65% है। और विलेजेस में युवाओं की संख्या क्या हो सकती है, वो भी 68% है। इसका मतलब यह है कि आज हमें जो कुछ करना है, हमें जो कुछ इसमें सहयोग करना है, वो हमारे युवा जो आज विलेजेस में है, इनके लिए मार्गदर्शन की बहुत सख्त जरूरत है। इनको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ हमारे इनकी अपेक्षाएं, वैश्विक अपेक्षाएं उनकी क्या है। हमारे जो आज सिटी में है, जैसे नागपुर में है, दिल्ली में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, मैं समझता हूं उस युवाओं का जो आज उनके पास जो कुछ सुविधाएं हैं, वो तो बहुत जानते हैं कि भाई हमारे पास क्या उपलब्धियां हैं। लेकिन आज जो उपलब्धियां हम चाहते हैं वो यो युवा है कि जो 68% युवा हमारे विलेजेस में स्प्रेड होने वाले, रहने वाले। आप थोड़ा सा खेती के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। शायद सभी हमारे जो यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे वो जानते हैं, मैं भी एक 65-66 में युवा था। मेरी उम्र थी 24 साल। मैं यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज में एमएससी के लिए आया था। मेरा जन्म, जैसे इन्होंने बताया, 46 में हुआ। इसका मतलब 65 में मैं 24 साल का था। 65 में ग्रेजुएट हुआ और यहाँ मैं डिग्री लेने आया था, पोस्ट ग्रेजुएट। उस समय इस देश में
हमने रेशन शॉप ने, मैंने खुद, मैं सिस्टर के पास रहता था, 3-3 घंटे रेशन शॉप में खड़ा होके मुझे गेहूं और चावल घर के लिए लाना पड़ते थे। ये देश, ये नागपुर की हालत थी। नागपुर में मैं रहा हूं और आज भी मुझे याद आता है कि जब मैं वो रविनगर के शॉप में खड़ा होता था तो करीब करीब 2-3 घंटे इतनी बड़ी लाइन होती थी, और उसमें आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी, और वो भी गेहूं कौन सा, जो लाल गेहूं अमेरिका में जो जानवरों को दिया जाता था, और जो मिलो ज्वारी जो जानवरों को खिलाई जाती थी, वो ज्वारी आपको यहाँ PL 480 के माध्यम से जब से वो शिप आता था तब वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी। ये हमारे देश की हालत 65-66 में थी, जहां हमारे टोटल प्रोडक्शन जो था वो 50 मिलियन टन यानी 5 करोड़ टन हमारा अन्न धान्य था। आज आपको शायद पता नहीं होगा, आज हमारे पास इतना अन्न सुरक्षा है कि आज हमारे पास करीब करीब 285 मिलियन टन यानी 28 करोड़ टन हमारे जो गेहूं, चावल और बाकी धान्य हमारे पास पड़ा है। हमारे गोडाउन फुल है। हमारे गोडाउन से अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे जो अनाज है वो सड़ रहा है, क्योंकि उसको रखने के लिए जगह नहीं है। हम बहुत एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट भी दुनिया में भी काफी लोगों की तरक्की हुई है, तो इसमें हमारा जो अनाज है वो जाता नहीं, लेकिन हम कुछ सिलेक्ट चीजें जो है, बासमती राइस है, ये है, उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ये हरित क्रांति जिसको हम बोलते हैं, इसका जो नींव रखी है वो रखी है सब युवाओं ने। हम जैसे स्टूडेंट थे, 18-18, 20-20 घंटे खेती में हम काम करते थे। मैं अकेला नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। दिल्ली में हो, पंतनगर में हो, लुधियाना में हो, कोयम्बतूर में हो, सारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में एक जैसा एक आत्मनिर्भरता के लिए ऐसा एक जोश बना था, और लोग सोचते कि नहीं, हम ये जो इंपोर्ट है हमारा देश का, हमारी जो स्वायत्तता है, हमारा जो आत्मनिर्भरता है, ये हम खुद हमारे ऊपर रहनी चाहिए। इसीलिए आज हमने हरित क्रांति का जो है काम किया है। उसके बाद में आपने सोचा होगा कि आपने श्वेत क्रांति किया। दूध की हालत हमारे देश में कितनी खराब थी, उसको हमने, आज अमूल का नाम सभी लोग लेते हैं, लेकिन उनके पीछे जो आदमी था कुरियन, उसने किसको इकट्ठा किया? सब बच्चों को इकट्ठा किया, और उन्होंने लेडीज को इकट्ठा किया, और उनके माध्यम से प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है दूध का निकाला, और आज इतना बड़ा अमूल तैयार हो गया। तो ये श्वेत क्रांति लाने का काम भी आज हमारे युवकों ने किया है। उसके बाद में हमारे आज हमने कहा कि हमारे पास हमारी सोनेरी क्रांति हुई है। मैं जब मेरे विलेज में जाता हूं, साकर खेरड़ा खामगांव के पास, बस स्टैंड पर मुझे कश्मीर से उगाए हुए सेब मिलते हैं। आप कोई भी महाराष्ट्र के बस स्टैंड पे जाओ, आपको फ्रेट सेब जो है कश्मीर के मिलते हैं। और आप श्रीनगर नहीं, आप पहलगाम में जाओ, आपको जलगांव का केला वहां मिलता है। आप इमेजिन करो कि ये देश में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या तरक्की हुई है। आपके ऑड सीजन हो, आपके आम हो, आपके सब्जियां हो, हमने करीब करीब 320 मिलियन टन सब्जियां, और आज हम सब्जियां प्रदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना सब्जियों का हमारा कारोबार बढ़ गया है। ये हमारी जो उपलब्धियां हैं, मैंने इसी को हम कहते हैं, हम 3 क्रांति जो है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और सोनेरी क्रांति। श्वेत क्रांति में हमारा शुगर का भी एक बहुत बड़ा योगदान आता है। आज हमारे पास इतनी शुगर हो गई है कि हमें सोच रहे हैं कि हम शुगर से इथेनॉल क्यों ना बनाएं, शुगर से हम बायोफ्यूल क्यों नहीं बनाएं। इतना हमारा शुगर ज्यादा है क्योंकि हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाए। तो ये सब के पीछे हमारे युवकों का बहुत बड़ा योगदान है, और ये योगदान से हमें आज इस तकनीकी को अपनाने के लिए आज हमें फिर से एक स्टेज पर हम आ गए हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि हमने तरक्की तो बहुत की है। किसान, हमारे प्रोडक्शन जो है, जिसको हम उत्पादन बोलेंगे, वो तो बहुत बड़ा है,
लेकिन आज हमारा किसान बहुत दुखी है। इसके साथ हम बहुत प्राउड हो कि हम देश में हम सब कुछ पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो किसान भाई है, आज किसान भाई के जो पैदावार है उसका मूल्य उसको न मिलने से उसकी हालत खराब है। और इसीलिए आज हमारे पास जो हमारे युवा है वो एग्रीकल्चर में या खेती के तरफ आकृष्ट नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए आज हमें कुछ तो भी इस ऐसी चीजों का ये करना पड़ेगा कि जिसके वजह से ये हमारे जो युवा है इसके तरफ आकृष्ट होंगे। हमारे पास क्या उसके अल्टरनेटिव है? पहला अल्टरनेटिव मैंने जैसे कहा कि हमारे आदरणीय पंतप्रधान ने कहा कि आप आत्मनिर्भरता, अभी ये महामारी के चलते हुए एक बड़ी चीज आ गई है सामने, आपको स्वयं पूर्तता, आत्मनिर्भरता बहुत जरूर होगी। हम सोच रहे हैं अभी चाइना के प्रोडक्ट हम बंद कर देंगे, चाइना के प्रोडक्ट बंद करेंगे तो आज हमें चाइना के जो छोटे छोटे चीजें मैन्युफैक्चर के लिए हमारे पास उसकी चीजें होनी चाहिए। आपको ताजुब होगा कि हमारे किसान जो स्प्रेइंग कर रहे हैं, स्प्रेइंग दो दवाई, उसका जो नोजल है वो भी आज चाइना से आ रहा है। तो ये हालत है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम आप चाइना, जैसे मैंने कहा कि भाई टॉयज भी तो मंगाते हैं, हमारे यहाँ क्रैकर्स भी चाइना से आते हैं, हमारे यहाँ दिए भी चाइना से आते हैं, ये तो हो गया। लेकिन कृषि में ऐसे कई चीजें हैं कि जो हमें उसको आत्मनिर्भरता होना पड़ेगा। हमारा दूसरा जो मेजर ये है कि ये जो खाद्य तेल है हमारा, आप जानते होंगे कि शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारा जो खाने का तेल है इसमें हमें पूर्तता नहीं हो पा रही है। हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। हमारा प्रोडक्शन है 10 मिलियन टन और हमारी रिक्वायरमेंट है करीब करीब 25 मिलियन टन। तो 15 मिलियन टन हम जो खाद्य तेल है हम सोयाबीन, कैनोला जैसे मस्टर्ड कैनोला और सूरजमुखी और हम पाम ऑयल, ये हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो हमें आत्मनिर्भर होने के लिए अभी इसमें भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। और अब हम युवाओं को इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जिसके तरफ से वो ऑयल सीड उगाए और ऑयल सीड के रिफाइनरी लगाए, रिफाइनरी के साथ कुछ और एक्टिविटीज लगाए। तो ये हमारी जो जनसंख्या है, इसका युवाओं की जनसंख्या है, उसको हम कई चीजों में हम करना चाहते हैं। आज हमने जैसे कहा कि हम कई चीजों में बहुत सक्षम है, सक्षम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो युवा शक्ति है इसको हम पूरे तरह से हमारे मुख्य धारा में नहीं ला सकेंगे। इस लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। अभी मैंने एक सर्वे पढ़ा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे है, दुनिया में उन्होंने 5000 युवकों का एक सर्वे किया था। उसमें उनके जो कंक्लूजन है बड़े इंटरेस्टिंग है। पहले उसने ये देखा कि आज का जो युवा है ये एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग का है, पॉजिटिव थिंकिंग का युवा है, इसके पास आइडियाज जो है ये ओपन आइडियाज है। दूसरा उसका तरीका, उन्होंने सोचा कि पहले माँ बाप डिसाइड करते थे कि बच्चा मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए या एग्रीकल्चर में जाए, ये क्या करे। अब युवा खुद सोचता है, अभी वो अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर नहीं है, उसका एक खुद का सोच है कि मैं कौन सा एजुकेशन लूं, मुझे कौन सा ये काम करना चाहिए। और तीसरा मुद्दा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ हमारे युवाओं की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। और स्किल ओरिएंटेशन के लिए आज हमारे पास जैसे स्किल इंडिया अभी हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने शुरू किया है, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्किल ओरिएंटेशन हो। आज हमारे जो वर्किंग लोग हैं, जो जैसे इलेक्ट्रिक का काम करने वाले हैं, हमारे खेत में जैसे ट्रैक्टर बिगड़ गया तो उसका काम कर रहे, ये सब लोग अनट्रेंड है, इन्होंने वैसे ही दूसरे लोगों से सीखा है। तो वो कहते हैं कि स्किल हमारे पास सिर्फ 3% लोग जो है वो स्किल जानते हैं, लेकिन रेगुलर स्किल सीखने के बाद जैसे अमेरिका में 60% लोग ये काम कर रहे हैं, इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हुआ है। तो आज हमें इस स्किल की जरूरत है ताकि हम जो पैदावार करेंगे उसकी हम क्वालिटी पैदावार कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा सेक्टर है। और उन्होंने चौथी बात कही कि प्राइवेट सेक्टर जो है इसका योगदान, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का योगदान स्किल ओरिएंटेशन में बहुत होना चाहिए। और आज हमारे पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट है,
करियर डेवलपमेंट के बहुत सारे साधन हैं जो हम युवाओं को दे सकेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा युवाओं के क्या उपलब्धियां हैं इसके बारे में थोड़े से दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। कोविड महामारी के दरमियान भारत सरकार ने 3 अध्यादेश निकाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और युवाओं के लिए खेती क्षेत्र में आने के लिए उसको बहुत बड़ा एक मैं कहता हूं चांस, अपॉर्चुनिटी, संधियां है। एक तो इन्होंने पहले जो था कि हमारे किसान भाई जैसे पैदावार करते थे तो उसको सारी उसकी जो प्रोड्यूस है वो एपीएमसी मार्केट में ले जाना पड़ती थी। इसके हमारे मार्केट यार्ड जैसे कड़मना है वो कंपलसरी था, और वहां वो एक पॉलिटिकल ये बन गया था, उसका कोई प्रेसिडेंट रहेगा, कोई सेक्रेटरी, और सबसे ज्यादा पैसे खाने का काम वहां होता था, एपीएमसी एक्ट। तो हमारे फार्मर्स को जो है वो उसका जो टैक्स है वो क्या करते थे कि जैसे मैंने वहां अपना टमाटर ले गया तो 10 किलो टमाटर में वो 4-5 किलो ये खराब है करके पैसे फेंक देते थे, उसको कभी पैसा पूरा मिलता नहीं था। अब सरकार ने ऐसा एक ऑर्डिनेंस निकाला है कि एपीएमसी एक्ट करना है तो आप रखो जिसको रखना है, लेकिन एपीएफ आज फार्मर कहां भी जाके अपना प्रोड्यूस बेच सकता है। आई थिंक मुझे लगता है एक ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया है, क्योंकि हमारे पास जो जितने स्मॉल फार्मर्स है उनके लिए ये बहुत बड़ी एक हमारी उपलब्धि है। तो ये एक एक्ट हमारे आज हमारे माननीय पंतप्रधान ने महामारी के ये कुछ दिनों में ये लाया है। दूसरा उन्होंने लाया कि ग्रामीण मंडी का उन्होंने समावेश किया है। आप अभी छोटी छोटी ग्रामीण में मंडियां करो और वो ग्रामीण मंडी में इकट्ठा करो, सब टमाटर है, तुम्हारी सब्जियां है, और वो फिर आप लिंक करो बड़े शहर से, उसको भी आपने उन्होंने ये दिया है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट करके एक और एक्ट था कि जहां जीवनावश्यक वस्तु को एक एक्ट के तहत तुम ज्यादा उसको उसका स्टोर नहीं कर सकते थे, और स्टोर नहीं करने से क्या होता था कि जो बड़े बड़े दुकानदार है, बड़े ग्राहक है, उनको क्या होता था कि हम हर चीज फार्मर से लेना पड़ती थी। लेकिन आज हम इकट्ठा करके बड़ा स्टोर भी बना सकते हैं और एक्सपोर्ट, जैसे ओनियन है, ओनियन के रेट्स आपको टमाटर के रेट्स एकदम गिर जाते हैं, और कुछ चीजें में टमाटर के रेट एकदम ज्यादा होते हैं। आपने तो पढ़ा होगा कि हमारे वाजपेयी साहब का सरकार तो कि ओनियन की वजह से गिर गया था, क्योंकि ओनियन के प्राइसेस 100 के ऊपर जाती है, अभी भी कभी भी जाती है। तो वो क्या है कि प्रोडक्शन साइकिल जो है वो आपको इसको लिंक करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया है अभी कि आप स्टोरेबिलिटी जो है आपकी बढ़ा दिया है, और फार्मर्स देमसेल्व्स कैन स्टोर ऑन ए लार्जर स्केल। और इसके लिए उन्होंने फार्म ऑर्डिनेंस सर्विसेज निकाल के एफपीओ का माध्यम किया है कि भाई आप छोटे छोटे विलेजेस में फार्मिंग प्रोड्यूसिंग कंपनीज आप बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, क्योंकि एक विलेज में इफ 50 फार्मर इकट्ठा आएंगे और 50 फार्मर एक ही कुछ चीज पैदा करेंगे तो उसका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और एक दफे स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा हो जाएगा तो नेचुरली दे कैन डिमांड। आपको मैं एक ही एग्जांपल देता हूं। आज सबसे ज्यादा जो हमारे काश्तकार रिच है, कौन से काश्तकार रिच है? आज ग्रेप्स वाले काश्तकार बहुत रिच है, क्योंकि क्या होता है उनका एक एसोसिएशन है और उनको ये पता है कि परदेश में आपको ग्रेप्स कब कब भेजना है, और वो सारे इकट्ठा आते हैं, दे आर नॉट इंडिविजुअली सेलिंग, एंड इकट्ठा आने से उनको एक फायदा हुआ है कि दे कैन बार्गेन। कलकत्ता वाला कोई एजेंट आता है तो बोलता है कि मैं आपको 10 टन माल देता हूं लेकिन ये रेट आपको लगेगा। तो ये जो चीजें हैं ये आज हमारे विदर्भ है, मराठवाड़ा है, यहां हो नहीं पा रही है कुछ चीजों में, कपास हो, बाकी चीजें हैं। अब ये एक्ट के तहत हमने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो अब एक्ट आ गया है, फ्रीडम का, एफपीओ बनाने का एक्ट आ गया, उससे आज हमारे पास भारत सरकार ने कहा है कि 10,000 एफपीओ के लिए भारत सरकार 1 लाख करोड़ खर्चा करने के लिए तैयार है। तो ये चीजें जो है ना, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर अभी इतने जोरों से आ गया है कि मुझे लगता है कि अभी युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हमारे युवक आज इससे चलते बहुत सारा रोजगार खुद निर्माण कर सकते हैं, और ये रोजगार आप निर्माण करने से इनको बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि होने वाली। आज जैसे हमारे अभी इन्होंने कुछ आपको एग्जांपल दिए कि हाउ युवा शक्ति
दुनिया में हमारे भारत में जो पोटेंशियल है, इन्होंने कई नाम लिए हैं। बहुत अच्छी बात की है कि यंग हमारे लोग जो है वो क्या करें। मैं आज सिर्फ आखिरी में आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हाउ हमारे युवाओं ने आज महाराष्ट्र में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं। शायद वो एक्सपेरिमेंट आपको दुनिया में भी, एक सोनाई करके गांव है, शनि शिंगणापुर, आपने नाम सुना होगा। वहां उन्होंने 4 बच्चे इकट्ठा आ गए। उन्होंने सोचा कि ये जो हम बॉम्बे में जो सब्जियां लगती है, तो उन्होंने साल भर उसका स्टडी किया कि भाई ये कब उनको सबसे ज्यादा प्राइस मिलती है, ओनियन हो, टमाटर हो, सब गोभी हो। और वो उन्होंने स्टडी करके उन्होंने क्या किया कि गांव के जो बूढ़े लोग हैं उनको बताया कि आप मई जून जुलाई से कौन सा सब्जियां लगाना चाहिए। अब वो गांव में क्या हो गया कि पूरा एक सब्जी का शेड्यूल उनका लगा देते हो कि भाई आप जून में ये लगाना, जुलाई में ये लगाना, ये लगाना, और सब फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। सवेरे 4 बजे ये सब्जियां लेके जाके डायरेक्ट बॉम्बे मंडी आ रहे हैं। सोनाई विलेज हैज बिकम वेरी रिच, क्योंकि ये सब जो पैसा लेके आते हैं बॉम्बे मंडी से, वो सब सारे फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फार्मर्स वो तो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन मार्केटिंग का काम हमारे युवा कर रहे हैं। और आज सोनाई मॉडल एक तैयार हो गया है। हमारे यहाँ एक सोलापुर में उमाताई बाई करके एक यंग औरत है, उसने अपने जो जवार रोटी, आजकल क्या हो रहा है कि जवार के लोग, हम बहुत पहले जवार खाते थे, आजकल जवार खाने का आदत ही हो गया। और अभी ये न्यूट्री सीरियल करके अंडर आता है, जवार, बाजरा, ये रागी, ये खाना जरूरी हुआ है, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है ये बढ़ाने के लिए इसका काम हो रहा है। अभी ये तो हम कोविड चलते हुए तो इम्यूनिटी की बहुत बात कर रहे हैं, तो हमारे जो इम्यूनिटी कम होने का कारण है गेहूं और चावल। हमारे जो पुराने हमारे जो आदतें थी, हम भाकरी खाते थे, भाकरी शायद हमारे सब लोगों को पता होगा कि भाकरी क्या होती है। सोलापुर में भाकरी क्या करते हैं, वो पापड़ जैसी कड़क भाकरी करते हैं। एक औरत ने क्या किया कि एक पैक में अपने 5 भाकरी 25 रुपए में बेचना धंधा शुरू किया। वो बड़ा एक बंडल करते हैं साइकिल पे, उसका टोटल ट्रांजैक्शन 5 लाख महीने का है। टोटल ट्रांजैक्शन एक ही औरत है, फैमिली सिर्फ वो बना देती है, वो सबको फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो मेहनत है ये बेचने का काम कर रही है। उमाताई करके एक है। छत्तीसगढ़ में कुछ युवा हैं, यही अपने रायपुर और उन्होंने टिश्यू कल्चर से बनाना शुरू कर दिया। टिश्यू कल्चर एक नई तकनीकी है जिससे आपको यूनिफॉर्मिटी आ जाती है इसमें केला में। और वो केला फिर हार्वेस्ट करने के बाद वो सिंपल पैकिंग करके डायरेक्टली वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, डायरेक्ट रायपुर से सऊदी अरेबिया। और कुछ नहीं, इसमें सिर्फ 3 युवा इन्वॉल्व है। उन्होंने जो फार्मर्स है उनको पूरा ज्ञान दिया है, और ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज किया है, ICT, कहाँ का रिक्वायरमेंट है, कैसी है, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में है, अरब देश में है, यहाँ से डायरेक्ट हो जा रहा है। अब वहां की इकोनॉमी जो है एकदम उसमें फर्क पड़ रहा है। अभी एक आदमी ने, हमारे यहाँ आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत बड़ी बात चल रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, और ये जो स्प्रेइंग है इससे बहुत नुकसान हो रहा है, लोग छिड़कावे से कर रहे हैं कि आप दवाएं मत कम करो। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो एक फिरोमोन ट्रैप्स करके रहते हैं हमारे यहाँ। फिरोमोन ट्रैप्स ऐसे रहते हैं कि दे आर ट्रैप्स ऑफ मेल हार्मोन्स, वो खेत में लगा देते हैं ताकि फीमेल जो है अट्रैक्ट हो जाती है और उसको अटक जाती है, और वो फिर जो कीड़ है वो बंद हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी हमारे एग्रीकल्चर की वेल नोन टेक्नोलॉजी। इन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे ये फिरोमोन ट्रैप्स बनाना शुरू कर दिया, और इसका एक्सपोर्ट का इतना बड़ा बिजनेस हो गया है कि दे आर नाउ सो हैप्पी दैट दिस हैज बिकम सॉर्ट ऑफ ए मूवमेंट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द एंटायर एरिया। अभी हमारे नागपुर में कुछ युवकों ने, शायद आप नाम जानते होंगे, एक सुधीर दिवे करके है, शायद अपने हमारे जो हितवाद के है उनको शायद जानते होंगे। सुधीर दिवे जो हमारे गडकरी साहब के साथ जुड़े हुए हैं, नागपुर से। आप जरूर उनका डेयरी फार्म देखना चाहें। उनके 2 लड़के हैं, उन्होंने नौकरी नहीं करने दिया, उन्होंने सोचा कि नहीं जाना। अभी उनका एक यहाँ स्टोर है त्रिमूर्ति नगर में, जहां आपको गोमूत्र मिलता है,
दूध मिलता है, गोबर ये मिलता है, वहां सब चीजें जो है गाय से जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ी डेयरी डाली है और सिर्फ फाड़र उगाते हैं। ये तो अभी सुधीर दिवे यहाँ बैठते हैं, लेकिन उनके 2 लड़के जो है यंग, दे आर डूइंग ओनली डेयरी बिजनेस। और आज उनका जो गाय का दूध है वो स्पेशली कुछ लोगों के पास देते हैं, 80 से 85 रुपए लीटर से जाता है। मैंने क्या सोचा कि अभी आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में ओवरऑल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में इतनी अपॉर्चुनिटीज ट्रिमेंडस है कि हमारे युवाओं को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी टेंडेंसी जो है ये हमें बदलना चाहिए। जैसे हमारे पंडित जी ने, चिन्मय जी ने कहा है कि आप खुद को बदलो, खुद को बदलेंगे, रिफॉर्म करो, आपको आपका फायदा जरूर हो जाएगा। तो ये ऐसे कई चीजें हैं। नासिक में जैसे विलास शिंदे, उन्होंने सह्याद्री फार्म ही खोल दिया है, हजारों युवक उनके साथ जुड़े हैं, हजारों युवक, और उनको वो बोले काम। ये जो टेंडेंसी वेस्टर्न महाराष्ट्र में, ये हम समझते हैं विदर्भ में, मराठवाड़ा में ये भी टेंडेंसी आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही है टेंडेंसी कि हमारे कुछ तो भी नौकरी लगना चाहिए। मुझे इससे एक जोक भी याद आ रहा है। मेरे एक रिश्तेदार ने एक आईटी कंपनी खोला, यंग बच्चा था, और आईटी कंपनी खोलने के बाद उसने अपने यहाँ 4 उसके असिस्टेंट इंजीनियर रखे, काफी फ्लरिश हो गया। अच्छा, उसकी शादी नहीं हो रही थी, सब शादी के लोग आ रहे थे, तो उसके जो एम्प्लॉय है उसके साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन इसको कोई देने के लिए तैयार नहीं था। मैं ताजुब सोचा कि जो आदमी खुद का बिजनेस है, जिसके यहाँ वो नौकर है, उसके लिए शादी हो रही है, इसकी शादी हो नहीं रही है। ये हाल हमारी मानसिकता हमारी जो है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ऐसे कई चीजें, जैसे मैंने कहा हनी प्रोडक्शन अभी हमारे विदर्भ में हम ज्यादा कर रहे हैं, सीरिकल्चर का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाम्बू का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें डाइवर्सिफिकेशन हम ज्यादा कर रहे हैं। इथेनॉल प्रोडक्शन, हमारे गडकरी साहब तो ऑलवेज कहते हैं कि इथेनॉल को कुछ ना कुछ करो, और वो इसका प्रमोशन भी कर रहे हैं। उन्होंने खुद के कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं, बायो फर्टिलाइजर है। तो अभी ये एंडलेस है। हमारा क्या कहना है कि इसमें आपको काफी चीजें जो है नर्सरी डेवलपमेंट में है, ये है युवाओं को वैश्विक अपेक्षाएं उनके पास तो उनकी बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपेक्षाएं, लेकिन अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जहां विल है, जहां इच्छा है, वो आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये आगे चल के, अभी हमारे युवाओं का मेरा एक ही संदेश है, डू नॉट प्लीज थिंक ऑफ एनी जॉब्स, क्रिएट जॉब। आप यू बिकम जॉब क्रिएटर, नॉट जॉब सीकर। और आज युवा हमारे जॉब क्रिएटर बनेंगे तो मुझे लगता है कि ये भारत देश जो है आज जो है स्थिति में कहां से कहां चला जाएगा। ऑलरेडी हमारे माननीय पंतप्रधान जी के नेतृत्व में हमने आज एक सशक्त देश को बनाने का संकल्प किया है, और मुझे लगता है इसमें युवाओं का जो है हाथ बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि जो हमारे हाथ है, इसको काम चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। हम सोचते हैं कि जिसको हाथ है ना, कर यानी हाथ, हम बोलते इसको मराठी में काहीतरी कर, कर में दोनों भी हाथ आता है, ये कर से कुछ करना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं। इसलिए मैं आज आपको सब लोगों को फिर से, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया है, तो कुछ मेरे जो विचार है मैंने आपके सामने रखे। हमारे युवाओं के लिए फिर से मैं हमारे माँ सरस्वती का आशीर्वाद मांगता हूँ, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। कमलासन कमलेक्षण, कमलारी किरीट कमल भृद्वाही, नुतपद कमला कमला, करो तुम्हें कमलम। एक ही वर्ड है कमल, उसके हजारों मीनिंग है। ये कमल अपना बीजेपी का कमल नहीं है, ये कमल जो है ओरिजिनल कमल है, जिसको तो नहीं तो लोग, मैंने जब ये श्लोक बोला तो ये बोले बीजेपी का आदमी है। तो काइंडली डू नॉट मिसअंडरस्टैंड, आई एम ए साइंटिस्ट, आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी। मेरा एक ही काम है कि हमारे किसानों को उत्पादन के मूल्य मिलना चाहिए, उनकी तरक्की होना चाहिए, हमारे विलेजेस डेवलप होना चाहिए। बस यही हमारी अभी इस उम्र में मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।
डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है, तथा सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी भी जानकारी दी है, और अंतिम में एक संदेश भी दिया कि हमारे भारतीय युवा को जॉब सीकर न होकर जॉब क्रिएटर होना चाहिए। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर। वो हिंगना के पास में उसने डेट फार्मिंग किया। डेट फार्मिंग किया है और बहुत सक्सेसफुल है। और शायद उनसे गवर्नमेंट से भी बात हुई थी कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं सिखाऊं लोगों को, ताकि ये जो हमेशा यही होता कि ट्रेडिशनल खेती लगाते हैं और कभी बारिश आई नहीं आई उसके कारण सब लॉस होता है। तो आई एम विलिंग टू हेल्प द गवर्नमेंट ऑल्सो। लेकिन अभी मैं 2 हफ्ते पहले गया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके ये करके। तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ आया? बोले नहीं साहब, कोई नहीं आया है यहाँ, न पूछने के लिए, देखने के लिए, और बस वही जो फ्रेंड सर्कल आते हैं। तो डेट फार्म अगर आपको कभी मतलब योर आई थिंक अथॉरिटी एक्चुअली कैसे है कि 2-4 ये जो डाइवर्सिफिकेशन की जो बात हो रही है, हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है विदर्भ में, पर्टिकुलरली वी आर मोर कॉन्सेंट्रेट हम विदर्भ में कर रहे हैं। विदर्भ में क्या हो रहा है कि कॉटन, सोयाबीन, तूर और फ्रूट्स में संतरा, नींबू है थोड़ा सा, और मौसम्बी। आप ये चीज देखेंगे तो 85% एरिया इसी से ऑक्यूपाई हो गई है। तो डाइवर्स, और इसलिए क्या हो रहा है कि ये जैसे फेल्योर होता है, आपने जैसे कहा कि कुछ साल बारिश कम होती है, कुछ ज्यादा होती है, ये होता है, तो इससे इनके सुसाइड जो रेट है ये बहुत ज्यादा होता है इनकी वजह से। हमने पहला काम यही किया एग्रोविजन के माध्यम से कि इनको डाइवर्सिफिकेशन सिखाना। पहली बार मैंने विदर्भ में पोमोग्रेनेट इंट्रोड्यूस किया। आपको ताजुब होगा, पोमोग्रेनेट ये सिर्फ ड्राई एरिया में सोलापुर में होता है, जहां बहुत बड़ा उनका ये है। लेकिन हमने देखा कि मैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का हूं, उनको पता है वहां तो वैसे ही बारिश कम है। तो मैंने कहा बुल्ढाना में हमने पोमोग्रेनेट इंट्रोड्यूस किया। आपको ताजुब होगा कि उनको इतना बढ़िया अचलपुर में इंट्रोड्यूस किया। वो कई, आज हमारे पास करीब करीब 250 एकड़ पोमोग्रेनेट है। लेकिन जैसे आप इधर आएंगे नागपुर, भंडारा तारीख, यहाँ रेनफॉल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पोमोग्रेनेट नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ होती है। डेट पाम कभी आपको सक्सेसफुल करना है तो वो ड्राई एरिया में हो जाएगा, लेकिन वेट एरिया में आप करेंगे तो कुछ साल के बाद फेलियर होगा। क्योंकि डेट पाम जो अपना पूरा ट्रैक है वो है राजस्थान का, आप देखेंगे, क्योंकि इसको जो सॉइल है ये आपको बहुत लाइट सॉइल चाहिए। तो ये अभी जो कह रहे हैं, क्योंकि एक डेट के लिए आने के लिए करीब करीब 18 साल लगते हैं डेट आने के लिए। अभी ये जो आपकी बात कर रहे हैं ना, ये डेट जो है ना वो ओरिजिनल डेट नहीं है, हमने देखा है उसका, इसीलिए वो पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए आपको ये भी एक चीज है, करने की चीज तो बहुत सारी है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में आप जैसे इसको डेट को भी प्रमोट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ रबर करके देखा है, कुछ लोगों ने यहाँ चंदन लगा के देखा है, एक सैंडल का भी यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। तो कोशिश तो करना चाहिए कि कौन सी चीज, लेकिन पहले क्या होता है कि हम ये स्टडी करते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट, ये दोनों का। इसलिए वो जैसे निसर्गात्मक मंडल के बहुत सारे दिन से जो राइस है वो सिर्फ गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया में होता है। ये उधर बुल्ढाना की तरफ नहीं आएगा, बिकॉज रेनफॉल इज 1000 मिलीमीटर पर है। तो और जमीन जो है वो हल्की है। तो ये सब देख के हमें वो देखना पड़ेगा कि कहाँ हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है डेट का काम का मैंने वो आदमी का देखा है, उसका पेपर में भी आया था। हाँ, नहीं मैं गया नहीं, बट आई रेड इट इन द पेपर। I will go there because I think you are the person to evaluate it. नहीं करेंगे, वो सक्सेस कर सकता है तो बाकी। हाँ नहीं सक्सेस करने में कोई, एक दफे एक आदमी का सक्सेस हो गया तो ये हो सकता है।
उनको हम पीकेवी की टीम भी भेज देंगे, साइंटिस्ट की, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी साथ में कि मैं तो चाहता हूँ, मुझे भी वही लगता है कि गरीब लोग क्यों मरे, क्यों नहीं कुछ तो चेंज। अब ऐसे है ना, कुछ ये मैंने कहा हमारे यहाँ टैमरिंड है, चिंस, इतनी डिमांड है, आपको ताजा होगा, चिंस की डिमांड इतनी जबरदस्त है, बट चिंस कोई लगाता ही नहीं। हमने 3 वैरायटीज दिया है इनको। ये है हमारा दूसरा, ये तुमचा आपला ये शेवग्याच्या शेवगा, एक आदमी ने नासिक में करोड़ों रुपए कमाए शेवगे के ऊपर। सो ये जो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए लोगों को, ये ऑल ऑफ ए सडन करे। आज हमारे जो पुराने फार्मर्स है, दे आर नॉट रेडी टू चेंज, बट युवा जो है वो चेंज होने के लिए तैयार है। हम इसीलिए आजकल युवा के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं कि भाई आप, दे आर रेडी टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, नॉट द ओल्ड वन। ओल्ड वन को आप कितना भी समझाइए, वो जल्दी नहीं। थैंक यू सर। एक छोटासा प्रश्न आहे, ब्लॅक कॉटन साइड मध्ये शेवगा होऊ शकतो? बिलकुल आरामात, होताना दिसत नाही, करत नाहीत लोक म्हणून, पण शेवग्याचं असोसिएशन जो लावायला गेले, तुम्ही व्हरायटीज कोणती आहे? कोयम्बतूर, कोयम्बतूर वसंत जो याने केलाय, हा, तो नाही, कोयम्बतूरच्या ज्या व्हरायटीज आहेत ज्याला आपण अॅन्युअल व्हरायटी म्हणतो। शेवगा आजकाल कसं आहे की झाडाची गरजच नाही तुम्हाला, आपला 1 वर्ष सारखा लावायचा, कापून टाकायचा, पुन्हा दुसऱ्या वर्षी। हे आपण कन्व्हर्सेशन थोडस आपण आयटीच्या वेळेला करूया। एक अभी समय की अपनी सीमाएं हैं। धन्यवाद प्रस्ताव के पहले, आज युवा दिवस के साथ साथ ऑर्गन डोनेशन डे भी है, तो कल है क्या? तो उसके बारे में 2 शब्द बताइए, फिर हम वोट ऑफ थैंक्स करें। कितना टाइम दिया मुझे, आप दे रहे हैं? बात मैं उतने में मिलिट्री वाला आदमी हूँ ना, मुझे डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। हाउ मच टाइम? 3 मिनट्स। अच्छा, थैंक यू। 3 मिनट बहुत। ओके, अच्छा, ऑर्गन डोनेशन जी, ओके, हाँ। ऑर्गन डोनेशन जो है, हम लोग जीवित रहते हुए कर सकते हैं या मृत्यु। हम लोग ऑर्गन डोनेशन जो है जीवित रहते हुए कुछ कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु की बात तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और क्यों करना चाहिए कि मैं 3 उदाहरण दे सकता हूं कि हमारे इंडिया में, भारत में हर साल करीब 2 लाख किडनीज की जरूरत है। 2 लाख किडनी है और प्रत्यारोपण 10 से 15 हजार होते हैं। लीवर जो है करीब 50,000 लीवर हर साल इंडिया में लगते हैं, और ज़्यादा वो भी कुछ मेरे ख्याल 5-10 हजार के अंदर में होते हैं, तो मृत्यु हो जाती है। वैसे हार्ट भी, उसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये हो गया है कि मतलब इसकी ज़रूरत है, इसलिए करना है। और दूसरा मैंने कहा, एक तो जैसे जीवित रहते हम लोग कर सकते हैं, मृत्यु के बाद में जीवित रहते हुए इसलिए कर सकते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनीज हैं, मूत्रपिंड जो है 2 है, उसमें से हम लोग एक दे सकते हैं। वो बात अलग है, मैं ज़्यादा नहीं कि मैंने दिया है 10 साल 11 साल हो गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आई एम लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ, और ठीक है, मतलब दे सकते हैं। वैसे पार्ट ऑफ द लीवर इतना बड़ा करीब होता है, उसमें से 1/3 या आधा भी डोनेट कर सकते हैं। उसके एक मैं एक जीवित उदाहरण दूंगा। एक जलगांव की डॉक्टर जूही, अब डॉक्टर बन गई, जूही पवार, उनके फादर जो है उसके पिताजी थे डॉक्टर रविंद्र पवार, उनकी लीवर की जरूरत थी, तो मिल नहीं रही थी। जैसे करें तो जूही ने का, मेरा तो सेम ग्रुप है, वाइफ का और लड़के का अलग था, तो जूही ने 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में अपने लीवर अपने पिताजी को डोनेट किया था। तो मतलब ये बताने का कि देखिए ये भी हम कर सकते हैं। अब जो है ये हो गया, जीवित हो गया। मृत्यु हम लोग के लिए 2, जो ट्रांसप्लांट जो हम लोग ये जो विषय में है, 2 टाइप की मृत्यु होती है। एक है जिसको हम लोग मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु का मतलब क्या है कि उसकी श्वास और हृदय, ये दोनों बंद हो गए, यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है। तो ये होने के बाद में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि अगर ब्लड ऑर्गन्स को मिलता नहीं है तो विद इन मिनट्स ऑर्गन कोई कार्यरत नहीं रहते और वो यूजलेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ दे सकते हैं मृत्यु के बाद में, जैसे आई डोनेशन। आई यानी एक्चुअली बहुत लोग आज भी ये है कि पूरा आँख नहीं, आँख के सामने का जो भाग है जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, वो ही यूजफुल होता है। और इसके अलावा बहुत से, जैसे कि स्किन भी दे सकते हैं। स्किन बैंक हमने शुरू किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से बंद हो गया है, हमें शिफ्ट करें मेडिकल कॉलेज में। तो ये हो गया मृत्यु। लेकिन सबसे हमारे जो विषय है ट्रांसप्लांट जो है, उसमें एक शब्द है ब्रेन डेथ। अब शब्द तो बहुत सिंपल है कि ब्रेन डेथ हो गई है, तो ये भाई आदमी मर गया, लेकिन ब्रेन डेथ क्या चीज़ है?
ब्रेन का डेथ का मतलब है कि हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण और जो ये ऑर्गन है वो ब्रेन है। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्रेन बता रहा है कि बात करना है, आप सुन रहे हैं, ब्रेन आपको बता रहा है। यानी पूरे कंट्रोल जो है, जैसे एक कंप्यूटर में चिप होता है, तो वो वैसे ही हमारे पूरे शरीर का जो ब्रेन जो है वो एक चिप है जो जिसके कारण हर चीज करता है। तो ब्रेन डेथ के कारण हमारे इंडिया में और बहुत रेलेवेंट है। सब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हमारे भारत में होते हैं। उसके कारण भी हमको पता है, ट्रैफिक सेंस है, ये रोड सेंस है, या जैसे भी करके, तो उसके कारण सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और ब्रेन डेथ जो होता है वो जब भर्ती होता है अस्पताल में, तो जब डॉक्टर देखते हैं कि इसके ब्रेन को डैमेज हुआ है तो इनको वेंटिलेटर पे लगाते हैं। वेंटिलेटर का काम है कि इसका जो ये सांस लेने की क्षमता जो है इसको कंटिन्यू करने की, यानी आर्टिफिशियली उसके सांस को चलने देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस दौरान अगर डॉक्टर को पता चलता है कि इसका ओरिजिनल जो ब्रेन का कार्य वो खत्म हो चुका है, सक्षम नहीं है, लेकिन क्योंकि वेंटिलेटर लगाया है तो इसलिए ऑर्गन्स फंक्शनल है, कुछ घंटों से लेके मे बी कुछ दिन तक वो फंक्शनल, यानी कि जन्म भर नहीं रहेगा। इस दौरान अगर इनके परिजनों ने हम लोग को परमिशन दी है कि आप इनके ऑर्गन्स ले सकते हैं, तो ये एक आदमी कम से कम 7 से 8 लोगों की जान बचा सकता है। जैसे मैंने कहा कि लिवर है, 2 लंग है, लिवर के 2-3 भाग है, 2 लंग है, एक किडनी है, ऐसा लेके कम से कम 7-8 लोगों की वो जान बचा सकता है। उसके अलावा जो है नेत्रदान है, स्किन डोनेशन, बोन डोनेशन, हार्ट वायल है, मिडल ईयर, बहुत कुछ चीज दे सकते हैं ये करना। ये एक शॉर्ट में मेरे ख्याल है मैं 3 मिनट में इतना ही बोल सकता हूँ, इसके बारे में मैंने बात। थैंक यू सर। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम भाग की ओर अग्रसर होता हूं और हमारे युवा प्रकोष्ठ के प्रमुख, महाराष्ट्र युवा प्रमुख श्री बंडू मेश्राम जी से निवेदन करता हूं कि वे यहां आकर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करें और साथ में शांति पाठ का भी आयोजन करें। श्री बंडू जी मेश्राम प्लीज। सूक्ष्म रूप से विराजमान पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी तथा आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र गायत्री शक्तिपीठ ठाकुर के माध्यम से आज एक विशेष वेबिनार का आयोजन हम सभी ने यहाँ आज इस अवसर पर आयोजित किया। और यह वेबिनार आज मूलतः जो संपन्न होने वाला था वह सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित था। आदरणीय चिन्मय जी भाई साहब यहाँ आने वाले थे, चूँकि कोविड-19 की का प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं आ पाए। हाँ, लेकिन इस बात पर अवश्य कि माई सर हम सब के बीच में आज उपस्थित है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से, युवा प्रकोष्ठ की ओर से सर्वप्रथम श्रद्धेय चिन्मय पंड्या जी भाई साहब का हम सभी की ओर से हम श्रद्धापूर्वक उनका सादर धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। और बड़ी एक खुशी की बात है कि कल ही आदरणीय चिन्मय जी भाई साहब और शेफाली दीदी का विवाह दिवस संपन्न हुआ। हम सभी परिजनों की ओर से और सभी की ओर से उनको विवाह दिवस की खूब खूब मंगल शुभकामनाएं करते हैं। साथ ही आदरणीय माई सर का आज से ही नहीं, जब से ये अध्यात्म विज्ञान फोरम तैयार हुआ है तब से सर का मार्गदर्शन मुझे याद है। शुरुआत के पूरे कार्यक्रमों से, इंजीनियर्स हॉल में कार्यक्रम करने से लेकर अभी तक पूरा माई सर का पूरा मार्गदर्शन हमको हर समय पूरा मिलता है। और हमारे बिड़वे जी भाई साहब उनके बराबर पूरे टच में रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में इन सारी पूरे कार्यक्रमों को हम पूरा करते हैं। हम सभी की ओर से, हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से, गायत्री परिवार की ओर से एवं शांतिपुंज परिवार की ओर से भी हम आदरणीय माई सर का हृदय से सादर आभार व्यक्त करते हैं, उनके श्री चरणों में नमन वंदन करते हैं। साथ ही आज इस कार्यक्रम में जैसे अकबर जी के दरबार में पूरे नवरत्न थे, तो आज हमारे पूरे इस कार्यक्रम में हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन नवरत्नों को यहाँ पे लाया जो आदरणीय बिड़वे जी भाई साहब ने उनका परिचय शुरुआत में किया। नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन सभी का जो यहाँ पे आए अपने अपने फील्ड में वो पूरे प्राणपण से पूरा कार्य करते और उनका हर समय
जब जब भी मार्गदर्शन हमें चाहिए, उनका मार्गदर्शन सहयोग हम सबको मिलता है। हम सभी गायत्री परिवार की ओर से उनका श्रद्धापूर्वक इस कार्यक्रम की मूल संकल्पना, भाई और बहनों, हम युवा जो कार्य करते हैं हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम करते हैं, इसलिए उसका बहुत ज्यादा फायदा हम सबको होता है, क्योंकि उनको हर काम का पूरा अनुभव होता है और उसी माध्यम से हमारे आदरणीय बिड़वे जी भाई साहब और के माध्यम से हम सभी पूरे ये इन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और ये उनकी मूल संकल्पना थी कि ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग इस अवसर पर ये पूरा कार्यक्रम हम पूरा करते हैं। आज पूरे भारतवर्ष से सारे पूरे जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े थे, सभी भारतवर्ष से पार्टिसिपेंट जुड़े थे और काफी लोगों ने इसका पूरा लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय बिड़वे जी भाई साहब को प्रणाम करना चाहूंगा और उनका सादर धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम युवाओं के लिए आज एक बहुत बड़ी इतने अवसर पर आपने आयोजन कराया है। आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी भाई साहब ने नहीं है उस आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी भाई साहब ने एवं कृष्ण गोपाल शर्मा जी आज जन्माष्टमी और उन्होंने शांति कुंज से उसका पूरा संयोजन किया। हमारे कृष्ण गोपाल शर्मा जी का बहुत सादर धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत में, क्योंकि लग रहा है जरूर कि 1-1.5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है, इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका हमारी पूरी रही है वो आदरणीय रामावतार पाटीदार जी भाई साहब ने, उनका हम हृदय से साधुवाद करते, धन्यवाद करते। साथ ही शांति कुंज हरिद्वार से पूरी टेक्निकल टीम के रूप में आदरणीय संतोष सिंह जी भाई साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये पूरा कार्यक्रम भले ही हमारे आईडी के माध्यम से 500 लोगों की व्यवस्था थी, लेकिन यूट्यूब पर पूरा लाइव चल रहा था सर पूरा ये प्रोग्राम, क्योंकि उतनी ज्यादा ये कर सकते हैं। तो हमारे संतोष सिंह जी ने पूरा उस माध्यम से किया और पूरे हमारे नागपुर के जो इस पूरे टेक्निकल टीम में थे आदरणीय प्रणय शेखावकर जी यहाँ बैठे हैं, कुमारी दीपाली त्रिपाठी एवं श्री अनुपम यादव जी, इन सब ने पूरा इन टेक्निकल टीम ने के माध्यम से इन सारी चीजों को पूरा संपन्न किया गया है ये पूरा कार्यक्रम। साथ ही हमारी जो छोटी जो बहनें हैं हिमानी पाटकर और कुमारी सजल रेवतकर, जिन्होंने हमारे सभी आदरणीय बाबू जी का स्वागत वंदन अभिनंदन किया, उनका भी साधुवाद करते हैं। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के अंदर में हमारे हमेशा से पूरे प्रेरणा स्रोत और हमेशा पूरे एकदम यानी हमारे एक शक्ति का स्रोत बन करके रहे आदरणीय नवाल जी भाई साहब और सभी ट्रस्टीगणों का, जिनके सहयोग से ये सब पूरा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। साथ ही हमारे व्यवस्थापक जी, यहाँ के सभी पूरे परिजन जो पूरे प्राणपण से पूरा, भले ही कार्यक्रम छोटा हो लेकिन सारी पूरी व्यवस्था के साथ में, पूरे तंत्र के साथ में, ये नहीं अभी कि जब से पूरी तैयारी चल रही थी पूरी, यानी उसके ये समझ लीजिए कि पूरे साल भर से इसकी तैयारी चल रही थी। बीच में फिर कोविड-19 से उसको पोस्टपोन हुआ, फिर सारी चीजें, फिर माई सर का फोन आया, फिर और लगे, फिर फिर पिछले महीने भरे से तो ऐसा पूरा दौड़-धूप चल रही जैसे कोई कार्यक्रम इन सारी चीज का। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज इतने व्यस्ततम समय में भी सारे पूरे भारतवर्ष के पूरे परिजनों ने इसमें सहभागी हुए और इसका आनंद लिया। और मैं बहुत ही हमारे भारतवर्ष के पूरे युवा आज पूरे खुश होंगे कि आदरणीय चिन्मय जी भाई साहब ने हम सबको आत्मनिर्भर और शक्तिवान बनने के लिए कहा, और आदरणीय माई सर ने हम सबको ये बताया कि हम सब लोग जॉब क्रिएटर बने, न कि जॉब यानी करने वाले बने उसमें। और उसके लिए उन्होंने उसकी संभावनाएं भी हम सबके अंदर में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में बताई, और हम चाहेंगे कि ऐसा ही उनका सतत मार्गदर्शन और उन सारी चीजों को पूरा मिलता रहे। भूलवश किन्हीं का नाम अगर छूट गया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पुनश्च सभी का साधुवाद करते हुए धन्यवाद करते हैं। और हम सब मिलकर के आज कृष्ण वंदे जगत गुरु, जिन्होंने पूरे विश्व को पूरा मार्गदर्शन दिया, और मार्गदर्शन देने के साथ में पूरे विश्व को जिन्होंने कुटुंब की उपमा दी, वह श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए हम सभी मिलकर के आज एक विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा हुआ है। हम सब मिलकर के आज एक विश्व शांति के लिए प्रार्थना हम सब यहाँ इसके माध्यम से हम सब लोग अवश्य करेंगे। हम सभी कमर सीधी करके बैठे, नेत्र बंद कर लेंगे, और जिस भाव के साथ में ये प्रार्थना की जा रही है हम सभी भी उसमें भाव जोड़ेंगे। विश्व में शांति प्रस्तापित हो रही है, और जो कुछ भी हलचल इन दिनों पूरे विश्व में हम सब के सामने
आई हुई है वह इस धरती माता को नष्ट करने के लिए नहीं, उसको सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए ये पूर्वत होगी। इस भावना के साथ में शांति पाठ करते हैं। शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। जल में, थल में और गगन में शांति कीजिए। अंतरिक्ष के अग्नि पवन में शांति कीजिए। औषधि वनस्पति वन उपवन में शांति कीजिए। सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। शांति विश्व निर्माण सृजन में शांति कीजिए। नगर ग्राम में और भवन में शांति कीजिए। जीव मात्र के तन में मन में शांति कीजिए। और जगत के हर कण कण में शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। शांति कीजिए। शांति कीजिए। शांति कीजिए। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोली भारत माता की, भारत माता की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु सुशानंद जी की, वेद माता गायत्री की, बोली युगाधिपति महाकाल की जय। ओम शांति शांति। सभी को प्रणाम।